साथियों, चांडाल कन्या का यह वर्णन पढ़ते हैं तो अनेक सवाल पैदा होते हैं। पहले तो यही कि यह वर्णन फाहियान के वर्णन से कितना अलग है। दूसरे बार एक बादशाहन ब्राह्मण है। इस बादशाहन ब्राह्मण का चांडाल बस्ती का ऐसा वर्णन कर चुकने के बाद चांडाल कन्या को ऐसा ठाट बाट का वर्णन करने में कुछ संकोच नहीं होता। क्या इस वर्णन का छुआछूत के साथ जुड़ी हुई पहले दर्जे की घृणा की भावना के साथ मेल बैठता है? यदि चांडाल अछूत थे तो अछूत कन्या राजा के महल में कैसे जा सकती थी? एक अछूत के लिए बाढ़ इस प्रकार की भाषा कैसे उपयोग में ला सकता था? पतित होने की बात तो बहुत दूर है, बाढ़ के समय में चांडालों में राजवंश भी थे। बाढ़ ही चांडाल कन्या को चांडाल राजकुमारी कहता है। ब्राह्मण ने कादम्बरी को 600 ईस्वी के आसपास लिखा। इसका अर्थ हुआ कि 600 ईस्वी तक चांडाल अछूत नहीं समझे जाते थे। इससे यह एकदम संभव मालूम होता है कि फाहियान ने जिस अवस्था का वर्णन किया है वह हालांकि छुआछूत की सीमा को स्पर्श करती है, किंतु वह छुआछूत नहीं भी हो सकती है। संभव है कि यह अपवित्रता की ही एक सीमा हो। ब्राह्मणों को इस प्रकार की पवित्रता को लेकर अति करने की बुरी आदत रही है। यह बात और अधिक संभव मालूम होती है यदि हम यह बात याद रखें कि जब फाहियान भारत आया उस समय यहाँ गुप्त राजाओं का राज्य था। गुप्त नरेश ब्राह्मणवाद के समर्थक थे। यही वह समय है जब ब्राह्मणवाद का पुनरुद्धार हुआ और वह विजयी हुआ। यह एकदम संभव है कि फाहियान जिस चीज का वर्णन करता है वह छुआछूत नहीं है, लेकिन वह एक सीमा है जहाँ तक ब्राह्मण इस संस्कारगत अपवित्रता को खींच कर ले जाना चाहते थे। यह संस्कारगत अपवित्रता कुछ जातियां विशेष रूप से चांडालों के साथ जुड़ गई थी। दूसरा चीनी यात्री जो भारत आया उसका नाम युआन चौंग था। वह 629 ईस्वी में भारत आया। वह भारत में 16 वर्ष रहा और लोगों की रीति रस्मों और देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की गई अपनी यात्राओं का बहुत ही सच्चा लेख अपने पीछे छोड़ गया है। भारत के मकानों और शहरों की सामान्य अवस्था का वर्णन करते हुए वह कहता है, जिस बस्तियों और शहरों में वे रहते हैं उन शहरों या प्रदेशों की चार दीवारी ऊंची और चौड़ी है, लेकिन सड़कें तंग और टेढ़ी मेढ़ी। दुकानें सड़कों पर हैं और सराएं सड़क के किनारे किनारे हैं। कसाई, धोबी, नट, नर्तक, बाधिक और भंगियों की स्त्रियां एक निश्चित चिन्ह द्वारा अलग की गई हैं। वे शहर से बाहर रहने के लिए मजबूर किए जाते हैं और जब कभी उन्हें किसी घर के पास से गुजरना होता तो वे बाईं ओर और बहुत दब कर निकलते हैं। ऊपर का उदाहरण इतना अधिक छोटा है कि उससे कोई निश्चित परिणाम निकलना असंभव है, लेकिन इसमें एक बात महत्व की है और वह यह कि फाहियान का जो वर्णन है वह केवल चांडालों से संबंध रखता है और युआन चौंग का वर्णन चांडालों के अलावा दूसरी जातियों पर भी लागू होता है। यह एक बड़े महत्व की बात है। ऐसे वर्णन के विरुद्ध कोई ऐसा वैसा तर्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह चांडालियों के अलावा दूसरी जातियों पर भी लागू है। इसलिए यह एकदम संभव है कि जब युआन चौंग भारत आया तो छुआछूत की उत्पत्ति हो गई थी। ऊपर जो कुछ कहा जा चुका है उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि 200 ईस्वी में तो छुआछूत का अस्तित्व नहीं था, लेकिन 600 ईस्वी तक इसका जन्म हो गया था। छुआछूत की उत्पत्ति के फैसला के लिए ये ऊपर और नीचे की दो सीमाएं हैं। क्या हम छुआछूत की उत्पत्ति की कोई ऐसी तिथि निश्चित कर सकते हैं जो लगभग ठीक हो? मैं समझता हूँ कि यदि हम गो मांसाहार से आरंभ करें तो हम कह सकते हैं गो मांसाहार ही छुआछूत के मूल में निहित है। यदि हम गो मांसाहार निषेध को अपने चिंतन का आधारशिला बनाएं तो इसका यह मतलब होगा कि छुआछूत की उत्पत्ति का गोवध तथा गो मांसाहार निषेध से सीधा संबंध होना चाहिए। यदि हम यह बता सकें कि गोवध किस समय एक अपराध बना और गो मांसाहार किस समय पाप बना तो हम छुआछूत की उत्पत्ति की एक ऐसी तिथि निश्चित कर सकते हैं जो लगभग ठीक हो। गोवध एक अपराध घोषित किया गया। हम जानते हैं कि मनु ने न तो गो मांसाहार का निषेध किया और न ही गोवध को ही एक अपराध ठहराया। यह अपराध कब बना? जैसा कि डॉक्टर D.R. भंडारकर ने स्पष्ट किया है, 4वीं ईस्वी में किसी समय गुप्त नरेशों द्वारा गोवध प्राणदंडनीय अपराध घोषित हुआ। इसीलिए हम कुछ विश्वास के साथ कह सकते हैं कि छुआछूत 400 ईस्वी के आसपास किसी समय पैदा हुआ। यह बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के संघर्ष में से पैदा हुआ है। इस संघर्ष ने भारत के इतिहास को पूरी तरह बदल दिया है। खेद है कि भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों ने इसके अध्ययन की उपेक्षा की है। आज इतना ही। शेषकाल। धन्यवाद।